22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, इसी बात पे आज हम चर्चा कर रहे हैं आदरणीय अशोक चौधरी जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े व्यस्त समय में से ये समय निकाला। तो मेरा आपसे कहना यही है कि उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही। देखिए, हमको इतिहास के पिछले के पन्ने थोड़े पलटने पड़ेंगे। जब 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ जी, और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी भारतीय मुसलमानों की चालू हुई जी, मोपला में घटना हुई जिसमें 20-22 हजार हिंदू मारा गया। जी, 26 में दंगे हुए, 38 में दंगे हुए, लगातार दंगे हुए। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसके बाद में बंटवारा हुआ। बंटवारे में भी 20-22 लाख आदमी हमारे हिंदू मारे गए और 2 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए। तो एक विशेष प्रकार का जो इस्लामिक थॉट है जी, काफिरों को मारने का, जी, ये पहलगांव की घटना उसी का परिणाम है। और मैं ये नहीं मानता कि केवल इस्लामिक पृष्ठभूमि के कारण ये घटना घटित हुई। जी, विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने। और भारत का 1947 में विभाजन जो हुआ, उसके पीछे केवल जिन्ना नहीं था, केवल सर सैयद अहमद नहीं था, उसके पीछे यूरोपियन देश, विशेष रूप से ब्रिटेन और अमेरिका की ये सोच थी कि अगर भारत को इसी रूप में हम स्वतंत्र छोड़कर चले जाएंगे तो भारत सबको पछाड़ देगा आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में, और हम लोग भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पिछले 3-3.5 हजार साल भारत विश्व का नंबर 1 देश रहा। भारत की जीडीपी 37% से 64% तक रही। 1700 ईस्वी में भी भारत की जीडीपी 25% थी, लेकिन अंग्रेज इसको 5% पर छोड़ के गए थे। तो ये एक पृष्ठभूमि है और जो आज तक कायम है। और पाकिस्तान ये कोई सॉवरेन कंट्री नहीं है। पाकिस्तान का जन्म ही केवल भारत के विकास को रोकने के लिए हुआ, भारत में राजनीतिक सामाजिक एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए हुआ है। और पाकिस्तान अमेरिका का बैटलफील्ड है, वो एक कंट्री नहीं है, वो बैटलफील्ड है। अब और हमेशा अमेरिका ने इसको पैसे देकर पाला है, केवल भारत की उन्नति को रोकने के लिए। ऐसी मेरी मान्यता है। जी, जी, जी। लेकिन उसके उपरांत हमारे कई दिन तक हमारे यहाँ जैसे ही ये घटना घटित हुई, उसके बाद भारत सरकार द्वारा बैठक करके एक रणनीति बनाई गई और 7 मई को रणनीति पर विचार किया गया। जी, भारत ने उस पाकिस्तान की क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दी और 3 दिन तक ये प्रतिक्रिया लगातार चलती रही। उसके बाद में अमेरिका द्वारा सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए एक घोषणा की गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले तो सीज फायर होता क्या है, दूसरी बात अगर 2 पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है तो उसमें अमेरिका की भूमिका क्या है। जी, देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई तो 7 तारीख तक हमारे मोदी जी की सरकार ने प्रतीक्षा क्यों की। जी, उसका एक सीधा कारण है और उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया कि 6 तारीख तक हमारे जो वीर वहां पर बलिदान हुए थे हिंदुओं के, उनकी 13वीं संपन्न हुई। अच्छा। और उसके वेरी नेक्स्ट डे हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चालू किया। और शायद भारत इस विश्व का पहला देश बना है जब उसने 3 दिन के अंदर बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए हुए किसी राष्ट्र को पस्त कर दिया और वो युद्ध विराम के लिए पूरी दुनिया में गुहार लगाता रहा। और ये हमारे लिए उपलब्धि है। लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने सीज फायर की घोषणा की, देखिए हमको पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। और शायद भारत के किसी मीडिया ने
अभी तक इस प्रश्न को नहीं उठाया है, लेकिन मैं पहली बार आपसे ये चर्चा कर रहा हूं। सन 2000 में बिल क्लिंटन भारत आने को थे और जिस वक्त वो भारत में थे तब वहां कश्मीर में 35 सिखों की हत्या की गई। उसके बाद में जब 2020 में ये ट्रंप जब राष्ट्रपति थे वो भारत आए, तब दिल्ली का दंगा हुआ। जब तुलसी गैवार्ड जो इंटेलिजेंस की वहां डायरेक्टर हैं, वो पिछले मार्च में 16 मार्च को भारत आई और 17 मार्च को नागपुर का दंगा हुआ। अब जिस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे, उसी दिन ये पहलगांव की घटना हुई। मैं ये जानना चाहता हूं और पूरे देश से निवेदन करता हूं, बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूं कि वो इस बात पर विचार करें, जबकि अमेरिका का कोई भी शीर्ष नेता भारत में होता है तो भारत में हिंदुओं पर आक्रमण की घटनाएं क्यों होती हैं? मेरा सीधा आरोप है कि इसके पीछे, क्योंकि भारत, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान भारत के मुसलमानों का, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और जो विकसित देश हैं जो भारत का विकास नहीं चाहते, उनका पपलू है और उसका इस्तेमाल करके ये भारत में और भारत के हिंदुओं के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ऐसा मेरा आरोप है जी। और उस युद्ध विराम के बाद में एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि जब युद्ध विराम के बाद में हमारे जो देश की जनता इतनी आक्रोशित है, वो चाहती थी कि हम पीओके पर इस बार हमारा साथ बहुत अच्छा मौका है कि हम पीओके को ले सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां भारत सरकार के समक्ष रहीं कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया आगे न देते हुए और वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात को माना, और इससे पूरा देश में जितना हमारा पक्ष विपक्ष भी है, युवा है, वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। तो भारत सरकार उसके लिए कैसे अपने युवाओं को कैसे संतुष्ट कर पाएगी? देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि हम भारत के जो सेना का पराक्रम है उस पर कोई भी भारतीय प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता जी। आज भारत की सेना ने 3 दिन के अंदर एक देश को घुटने पर लाकर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर जो सामरिक दृष्टि से बदल दिया है। आज भारत की सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। अमेरिका की सेना भी उसके सामने कहीं ठहरती नहीं है। तो क्या ऐसा कोई उदाहरण नहीं है? रूस की सेना भी आज 3 साल हो गए यूक्रेन से युद्ध कर रही है। हमास से भी कई वर्षों से युद्ध चल रहा है इजराइल का, लेकिन वो हमास पर काबू नहीं पा रहा। लेकिन हमने पाकिस्तान जैसे देश पर 3 दिन में घुटनों पर ला दिए। ये भारत की सेना के बहुत बड़ा पराक्रम है। हम मोदी जी के राष्ट्र निष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। उसके कारण भी कोई आक्रोश नहीं है। आक्रोश इस बात का है कि देश की जनता ये समझ रही थी कि जो इस्लामिक कट्टरता के कारण आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हमारे जुलूसों पर, हमारे त्योहारों पर हमले होते हैं, हमारे बच्चों को निर्ममता पूर्वक काटा जाता है, उन पर अत्याचार होते हैं, अपमानजनक घटनाएं होती हैं, उन सबका इलाज पाकिस्तान के को हम ध्वस्त करके ले सकते हैं। पीओके एक छोटी चीज है, वो तो चाहे जब ले लेंगे, लेकिन हमको लग रहा था कि इस इस्लामिक कट्टरवाद का एक इलाज बहुत सहज रूप से अब हमारे सामने और हो सकता है जी। और वो जब युद्ध विराम हुआ तो देश की जनता में एक आक्रोश आया। आक्रोश मोदी सरकार की निष्ठा के प्रति नहीं था, हमारी सेना के पराक्रम के प्रति नहीं था, लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं थी देश की कि इस्लामिक कट्टरता से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम शांति से जी पाएंगे, वो संभव जब नहीं हुआ तो देश की जनता में आक्रोश आया। नंबर 2, भारत ने इस युद्ध विराम को या सीज फायर को क्यों स्वीकार किया? जो अब खबरें सुनकर आ रही हैं कि भारत ने जो 11 इनके रनवे तोड़े इनके और 9 आतंकवादियों के अड्डे समाप्त किए, तो उसमें जो सर्वोदय का एक ऐसा अड्डा था जहां मेरा मानना है, हालांकि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आणविक हथियार वहां रखे हैं, मेरा मानना है कि वो अमेरिका का परमाणु हथियारों का डिपो था और उसको वो हिट हो गया और उसके कारण जो रेडिएशन फैलना चालू हुआ उसमें पूरे यूरोपियन देशों में ये भय फैल गया कि अगर पूर्वीय हवा चल गई और रेडिएशन यूरोप तक आ गया तो विश्व में भारी तबाही हो जाएगी और इसकी संभावना भी बनी हुई है। मुझे ये भी पता लगा कि अमेरिका का एक विमान आया, उसने रेडिएशन चेक किया है, उसके बाद में
बोवोन लेकर मिस्र का एक जहाज आया है जिसने वहां बोवोन डाला है। बोवोन एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जी जो रेडिएशन को रोकता है। जी तो वहां रेडिएशन को रोकने की प्रक्रिया चल रही है और इसी के कारण ये सारी प्रक्रिया को, युद्ध की प्रक्रिया को रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया है। जी ये अभी भी, आज भी उन्होंने, आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला किया है, 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इस्लामिक कट्टरता का इलाज शक्ति का प्रदर्शन ही है और इसको भारत सरकार करेगी ही, ये भी हमें विश्वास है। एक घटना एक ऐसी हो गई जिसके कारण ये सारा प्रोसीजर रुका है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में ये रुकेगा नहीं। मोदी जी जो जनता का जो अपेक्षा है उसका सम्मान करते हुए इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी अंतिम मेरा आपसे कहना यह है कि जो जन आक्रोश है युवाओं में और सभी में है, भारत देशवासियों के अंदर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिससे कि केवल सरकार के संकल्प से इस्लामिक कट्टरता का नाश नहीं होगा। जी सबसे पहले हमको शत्रु बोध अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा जी और जो सरकार का संकल्प है